नमस्कार, एएनएन न्यूज़ के खास प्रोग्राम बेवा खोल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विपिन बेवा। सबसे पहले जन्माष्टमी की सभी को, देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। बॉलीवुड की अभिनेत्री और हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से बीजेपी सांसद कंगना रनौत के किसान आंदोलन को लिए गए बयान पर नया विवाद छिड़ गया है। इसको लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने पोस्ट कर लिखा है कि जल्दी ठीक हो जाओ कंगना, आखिर बीजेपी वालों को देश के अन्नदाता से इतनी नफरत क्यों है? बीजेपी ने तो हमेशा हमारे अन्नदाताओं पर झूठ, फरेब, साजिश, अत्याचार किया है और एक बार फिर हमारे अन्न बढ़ता आरोप लगा। रणदीप सुरजेवाला ने सवाल खड़े करते हुए लिखा है कि क्या बीजेपी की चुनावी रणनीति के हिसाब से कंगना ने किसानों पर यह घटिया आरोप लगाया है? क्या कंगना के सिर्फ शब्द थे या फिर कॉपी किसी और ने लिखी? अगर नहीं तो फिर देश के प्रधानमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री और तमाम बीजेपी सांसद विधायक इस मसले पर खामोश क्यों हैं? वहीं हरियाणा कांग्रेस के सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट किया गया है, 750 किसानों की शहादत को अपमानित करते हुए बीजेपी सांसद हरियाणा के किसानों को देशद्रोही बता रही है। सत्ता में नशा हो या किसी और तरह का नशा ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है। हरियाणा से बीजेपी का सुपड़ा साफ होना तय है। एक्स पर एक पोस्ट और लिखा गया है, बीजेपी सांसद कंगना, हो सकता है कि आप खुद अपनी कोई फसल उगाकर उसका सेवन करती हो, लेकिन बाकी देश किसानों के उगाए हुए अन्न पर ही पलता है। आपको हमारे किसानों को इस तरह अपमानित करने का कोई अधिकार नहीं है। आपका बयान बेहद शर्मनाक है। दरअसल कंगना रनौत ने एक अखबार को इंटरव्यू के दौरान कहा कि किसान आंदोलन के समय अगर हमारा शीर्ष नेतृत्व मजबूत नहीं होता तो पंजाब को भी बांग्लादेश बना दिया जाता। किसान आंदोलन के समय पंजाब में उपद्रवी हिंसा फैला रहे थे, वहां भी रेप और हत्याएं हो रही थी। सरकार ने किसान बिल को वापस लिया, वरना उपद्रवियों की लंबी प्लानिंग थी कि वो कुछ भी कर सकते थे। तो ये कंगना रनौत का बयान ऐसे वक्त में आया है जब 2 सूबों में इलेक्शन है और कहीं ना कहीं ये बयान किसानों को लेकर दिया गया है और इससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो हमारे साथ जो मेहमान हैं, बीजेपी से हैं संजय गौतम, कांग्रेस से हैं अरुणेश यादव, सामाजिक कार्यकर्ता हैं कुलदीप मलिक और रफीक बानी हैं जम्मू कश्मीर से। तो स्वागत है साहब। सबसे पहले मैं बीजेपी के जो नेता हैं हमारे, उनसे जवाब चाहूंगा इस पर, कृपया करके जवाब दीजिए। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कंगना रनौत हमारी सांसद हैं। उन्होंने जो भी अपना इंटरव्यू दिया वो उनकी पर्सनल राय है। जैसे कांग्रेस के सैम पित्रोदा अपनी पर्सनल राय देते हैं, जैसे सुरजेवाला ने एक बार कहा था कि जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं वो सब राक्षस होते हैं, तो इसी तरह ये उनकी अपनी पर्सनल राय है। भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की वो स्पोक्स पर्सन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने इसका खंडन किया है और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय ने एक लेटर भी इशू करके इस बात के लिए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की वो ऑफिशियल प्रवक्ता नहीं है। ये उनकी पर्सनल राय हो सकती है जी। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी ऐसी पार्टी है जिसने लगातार अन्नदाता और किसानों के लिए जो जो अपने वायदे किए उनको पूरा करने का प्रयत्न किया। पूरा प्रयास सच्चे मन से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। तीसरी बार आए हैं और तीसरी बार आकर तीन गुना काम करने की शक्ति के साथ काम कर रहे हैं। शिवराज चौहान जी आए हैं, लगातार आते ही किसानों के लिए वो दिन रात काम कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने ही उन्हें अन्नदाता कहा, भारतीय जनता पार्टी ने ही उनकी चिंता करी। इससे पहले किसानों को क्या हाल था ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। जब किसान यहाँ 18 महीने तक रहे, उसके बाद भी प्रधानमंत्री ने अपने सामने आकर कहा और ये कानून को जो वापस लिया, और उन्होंने ये बात कहकर वापस लिया कि हमसे ही शायद कोई चूक हुई होगी जो हम किसानों को नहीं समझा पाए।
तो एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी, भारत सरकार की नीयत एकदम स्पष्ट है, साफ है। वो किसानों के लिए हर संभव वो कार्य करेगी जो उन्होंने कहा था कि किसानों की आय को दुगना करना है। जी गौतम जी, एक प्रतिक्रिया लिए लेते हैं कांग्रेस के अरुणेश यादव जी से। यादव जी बोलिए, क्या कहना है आपका? देखो साहब, हमारे बीजेपी के जो साथी हैं जिस तरीके का बयान दे रहे हैं कि साहब ये कंगना जी की जो है व्यक्तिगत राय, तो इसमें हमें ये बताया जाए कि कंगना दीदी कोई बीजेपी की छोटी मोटी नेता है? वो बीजेपी की चुनी हुई सांसद है और वो बिना सरकार की रजामंदी के इस तरह का बयान कैसे दे सकती है, पहली बात। और दूसरी बात, क्या मोदी जी उन्हें भी दिल से माफ नहीं कर पाएंगे? जैसे मोदी जी ने साध्वी प्रज्ञा के लिए बयान दिया था, जब उन्होंने महात्मा गांधी को और स्वतंत्रता सेनानियों को आतंकवादी बोला था, तो मोदी जी कह रहे थे कि साहब हम इन्हें दिल से माफ नहीं कर पाएंगे। तो क्या मोदी जी का स्टेटमेंट इस पे आएगा कि हाँ साहब मैं कंगना जी को जो है दिल से माफ नहीं करूंगा? और तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर कंगना रनावत का बयान से बीजेपी इत्तेफाक नहीं रखती है तो इनके ऊपर क्या कानूनी कार्रवाई होगी? क्या कार्रवाई बीजेपी की तरफ से होगी? इन्हें पार्टी से निष्कासित किया जाएगा? क्योंकि ये कोई छोटा मोटा इल्जाम नहीं है, किसी को आपने गाली गलौज दे दी हो, ये आपने पूरी किसान प्रजाति को, पूरे किसान आंदोलन को बदनाम किया है, जिस किसान आंदोलन के लिए प्रधानमंत्री जी ने पहली बार पिछले 8 साल में पहली बार माफी मांगी थी कि हाँ उससे गलती हुई। जी कुलदीप मलिक, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए श्रीमान जी, सबसे पहले तो भाई जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, मैं उन्हें ये बात कह रहा, जैसा अभी डॉक्टर साहब ने कहा कोई कंगना रनावत अब महज फिल्मों में काम करने वाली एक एक्ट्रेस नहीं, अब वो सांसद है। कहीं ना कहीं कंगना रनावत को किस तरीके के बयान देने चाहिए, और अगर वो उल्टे पुल्टे बयान देती है तो आप केवल ये कहकर अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते कि भाई उनका व्यक्तिगत मामला है। कहीं ना कहीं शर्म आनी चाहिए और कंगना रनावत के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए सख्त से सख्त, ताकि इस तरीके के बयान वो आगे आने वाले फ्यूचर में ना दे सके। रही बात, अभी संजय गौतम जी ये बात कह रहे थे कि भाई भारतीय जनता पार्टी किसानों के लिए ये कर रही वो कर रही, और हमेशा शिवराज चौहान जी का भी नाम लिया कि अब उनको कृषि मंत्री बना दिया, वे पता नहीं क्या क्या कर देंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपने ये भी जिक्र किया कि भाई किसानों की आमदनी हम दुगनी कर देंगे। आपने क्या वादा किया था? 2022 तक आपको किसानों की आमदनी दुगनी करनी थी, लेकिन श्रीमान जी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, किसानों की आमदनी तो दुगनी नहीं हुई, लेकिन शायद किसानों का बेड़ा गर्क आपने कर दिया। आप जो फसलों पे जो लागत लगती है, उन फसलों के सबके लागत के आपने रेट बढ़ा दिए, आपने बीज के रेट बढ़ा दिए, आपने बिजली महंगी कर दी, आपने पानी महंगा कर दिया। अब आपके पास में कौन सा जादुई आंकड़ा है कि आप ये कह सके कि भाई हम जो है किसानों के हित में काम कर रहे हैं? आपने देश के किसानों को बर्बाद कर दिया। नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, आपने देश के किसानों को बर्बाद कर दिया। और ध्यान रखें, पश्चिम उत्तर प्रदेश से आता हूं, मुजफ्फरनगर से, सारी चाल को समझ रहे, किसान भी समझ रहे। आपने किसान के बच्चों को अग्निवीर बना दिया। आप देखो, आपने किसान को तो वैसा खत्म कर दिया, उनके बच्चों को भी खत्म कर दिया। तरीके से आपने किसानों पर प्रहार किया। आने वाले समय में आपको माकूल जवाब। हमारे साथ जम्मू कश्मीर से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं रफीक बानी जुड़े हुए हैं, उनसे भी कुछ सवाल करेंगे। तो एक सवाल है, रफीक जी से सवाल है, जम्मू कश्मीर को लेकर बीजेपी ने लिस्ट जारी की उम्मीदवारों की, युवा उम्मीदवारों की, और वो लिस्ट अचानक ही वापस ले ली। ये भी एक मुद्दा बना हुआ है, क्या कहेंगे सर? देखिए, हमारा जो पहला लिस्ट निकला है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से निकला है। उसमें पूरे पार्टी, जो हमारी पार्टी की कोर कमेटी है, उन्होंने बनाया है। वो ऐसे हवा में नहीं बनाया है लिस्ट, लेकिन कुछ उसमें कुछ थोड़ा सा कहीं पे था, वो थोड़ा ठीक करने की जरूरत थी। तो बाद में ऐसा कुछ नहीं, हमारा सेकंड लिस्ट भी आने वाला है। थोड़ी सी जो लिस्ट है आप जो जिक्र कर रहे हैं, उसी पे तो हंगामा हुआ है, उसी पे तो विपक्ष को बोलने का मौका मिला है। नहीं, वो एकदम ठीक हो गया। ऐसा कुछ नहीं था, वो पार्टी के अंदर ही कुछ थे, इश्यूज थे, तो उसको सॉर्ट आउट करने में कुछ 10-15 मिनट लग गए। तो ये माइनर इशू तो होते रहते हैं, लेकिन बाकी सारे सेफ है, सारे बिल्कुल सेटिस्फाइड है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और मैं कश्मीर से बिलोंग करता हूँ,
मैं कश्मीर से बिलोंग करता हूँ, तो हमें खुशी है कि पूरे कश्मीर में अभी साउथ कश्मीर इसमें फर्स्ट फेज में आता है। यहाँ पे 8 कैंडिडेट नामजद हुए हैं। बड़ा जश्न का माहौल है क्योंकि हमने कश्मीर में पीस दिया है। जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट हो रहे है, विकास हो रहा है, टूरिज्म बढ़ रहा है और G20 जैसा इवेंट कश्मीर में हो रहा है। राहुल जी जो श्रीनगर लाल चौक में आइसक्रीम खा रहा है वो नरेंद्र मोदी जी की देन है। जब अपने 10 ओवर में तो वो कश्मीर घाटी में कहीं लाल चौक में दिखा ही नहीं है। ये सारा क्रेडिट जो जाता है भारतीय जनता पार्टी को जाते हैं। कितनी अच्छी तरीके से आइसक्रीम खाते हैं पता चल जाएगा सर। हम वो सब पता चल जाएगा जब हमारी 4 अक्टूबर को जब रिजल्ट आ जाएगा उस समय पता चल जाएगा। जो हमारा 50 पार का नारा है, जम्मू में 35 सीटें और जम्मू कश्मीर में हम 16 सीटें लेके 50 का जो नारा है वो पार करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी वाहिद ऐसी पार्टी है जिसने 40 इंडिया अलायंस पार्टियों के साथ कंपटीशन करके फिर भी 240 सीटों पे आ गई। 3 बार लोकसभा इलेक्शन कर करके कांग्रेस सेंचुरी पार नहीं कर पाई। इसी तरीके से ये जम्मू कश्मीर को बर्बाद करने का काम अगर किया वो राजू फारूक अकाल जो 1987 में हुआ, उसी कारण जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी हुई, जम्मू कश्मीर में अरेस्ट हुआ, बम ब्लास्ट हुआ करता था, अपाई लोग हुए, स्टोन पेल्टिंग होती थी। 2019 के बाद कुछ नहीं सर आतंकवादी 2019 के 2000 नहीं वो कुछ 2-3% है, वो भी उसी का वो जो 2-3% है वो इनके ही आका है, ये इनके ही आकाओं से चलते हैं। वो 2-3% वो भी आने वाले समय में समाप्त हो जाएगा, सारा क्लियर हो जाएगा। चलिए संजय गौतम जी और मैं इसका कंगना रनावत जी के बारे में मैं एक शब्द बोलना चाहता हूँ। वो हमारी स्पोक्स पर्सन नहीं है, हमारे पार्टी का एक प्रोटोकॉल है, उसका अपना व्यक्तिगत। ठीक है संजय गौतम जी, 370 खत्म होने के बाद पहली बार चुनाव है, क्या बोलना चाहेंगे? आपकी क्या प्रतिक्रिया है संजय गौतम जी? देखिए अभी जो बिल्कुल अभी जो इन्होंने मुझे बात कही कि कांग्रेस कंगना रनौत ने ऐसे बोला और उसके बारे में आपको ऐसा बोलना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी क्या निर्णय लेगी? भारतीय जनता पार्टी की अनुशासन समिति अपने समय के अनुसार इसके ऊपर निर्णय लेगी। सैम पित्रोदा को इन्होंने चुनाव के अंदर बाहर निकाला था कांग्रेस ने, और चुनाव के जैसे खत्म होने के बाद दोबारा उन्हें रिस्टोर कर दिया। मणिशंकर अय्यर, अभी सलमान, अभी आवाज आ रही है सर मेरी? बोलिए सर, बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ जी बोलिए। साहब ने ये कहा सबके सामने, जो कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता हैं, कि जो बांग्लादेश में हुआ वो भारत में भी होगा। उसके बाद क्या एक्शन लिया? राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी का सलमान खुर्शीद को बाहर निकाल दिया, या खड़गे साहब ने बाहर निकाल दिया। जब कांग्रेस वाले कोई बात बोलते हैं तो वो अपने नेताओं को बोल देता पर्सनल बयान है, और अब आने के बाद ये कहने लगे कि भारतीय जनता पार्टी ने का भारतीय जनता पार्टी इनके ऊपर कार्यवाही कर रही। गौतम जी, इस दौरान जहां 2 सूबों में इलेक्शन है, उस दौरान में कंगना रनौत का इस तरीके का बयान कहीं ना कहीं आपके लिए एक नई सिरदर्दी पैदा कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासनात्मक पार्टी है, संसार की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। जैसे ये विषय आया, पार्टी ने तुरंत एक्शन दिया, उन्होंने अपना क्लैरिफिकेशन दिया। अब ये अनुशासन समिति में बात जाएगी। अब एकदम अचानक से तो नहीं हो सकता, हम ऐसा तो दोगलापन नहीं कर सकते कि सैम पित्रोदा को। जी अरुणेश यादव आपकी क्या प्रतिक्रिया? अरुणेश यादव, देखो साहब, पहले तो मैं अपने जो जम्मू कश्मीर के साथी हैं उनसे एक बात कहना चाहूंगा कि एक तो आपकी वो लिस्ट आज वापस हो गई, तो वो पहला सबूत है कि आप लोग जम्मू कश्मीर में किस तरीके से पीछे हो, हार रहे। दूसरा, आज आपने लद्दाख में 5 जिलों की घोषणा करी है कि 5 नए जिले बनाएंगे, लेकिन आप लोग जब लद्दाख में सोनम वांगचुक जी धरने पे बैठे थे, 18 दिन वो आमरण अनशन पे बैठे, लेकिन तब प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी की तरफ से कोई वहां नहीं पहुंचा था साहब। ये एक बहुत संजीदा मुद्दा है, क्योंकि लद्दाख भी जम्मू कश्मीर से लगा हुआ है। और अब आ जाइए साहब, आप जो हमारे बीजेपी के साथी कह रहे हैं, हरियाणा में भी कमोबेश वही स्थिति है। हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष जी है, वो ये कह रहे हैं चुनाव आयोग से कि तारीख आगे बढ़ा दो। और जो मामला जो कंगना रनावत वाला है, उससे आप ऐसे पल्ला नहीं झाड़ सकते। वो आपकी चुनी हुई सांसद है, वो कोई छोटी बड़ी नेता है, सांसद का ये है। और आप जो बांग्लादेश के चेयरमैन नहीं है, आप जो बांग्लादेश की बात कह रहे हो,
चुनाव के बाद आपने दोबारा बांग्लादेश वाली बात बांग्लादेश की प्रधान राष्ट्रपति को बना आपने की है साहब, शेख हसीना यहाँ पर दिए हुए हैं। अरुणेश यादव, एक प्रतिक्रिया उनकी कुलदीप मलिक की भी लिए लेते हैं। जी मलिक साहब, क्या कहना चाहेंगे? देखिए श्रीमान जी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि भाई ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस वाले इतना सेंसिटिव मुद्दा है, यहाँ किसानों की बात हो रही, और खास तौर से जरा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो प्रवक्ता डॉक्टर अरुणेश यादव, मैं इनसे कह रहा कि भाई किसानों की बात करो, किसानों के दर्द को समझो, और किस तरीके से देश में आंदोलन चला, 750 किसानों की शहादत हुई, और कंगना रनावत ने तो जो कहा यही भारतीय जनता पार्टी के लोग थे जो किसानों को पाकिस्तानी, देशद्रोही, खालिस्तानी बताते थे। अरे शर्म आनी चाहिए इस तरीके से किसान जो अन्नदाता है, जो इतनी विपरीत परिस्थिति में काम करता है। मैं जरा बताऊं इन लोगों को, कभी खेत में जाके काम करके देखो, इतनी ठंड के अंदर जब किसान जो है पानी चलाता है, गर्मी के अंदर किसान जो है अपनी फसलों को काटता है, ये टीवी चैनल के ऊपर आकर बड़ी बड़ी बात करते हैं, और कंगना रनावत के बयान को भारतीय जनता पार्टी केवल एक उनको लेटर जारी करके उससे पल्ला झाड़ती है। शर्म नहीं आते, और आप किसानों को अपना हितैषी बताते हैं। मेरे साथ मुजफ्फरनगर में चलना, कभी गन्ने के अंदर जो है जुताई करना, गन्ने की फूल में जो है छील के देखना, पता चल जाएगा। आप बड़ी बड़ी बात टीवी चैनल के ऊपर आकर करते हो, अपने आप को किसानों का हितैषी बताते हो, आप कहते हैं हमने वादे पूरे कर दिए, झूठ बोलते हैं चैनल के ऊपर आकर। जनता आपको करारा जवाब देगी। पश्चिम उत्तर प्रदेश में मलिक साहब जवाब ले लेते हैं गौतम जी से, तसल्ली करिए थोड़ा। जी गौतम जी कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की, हमारे प्रधानमंत्री की नीयत एकदम साफ है और उनका वचनबद्ध है। पिछले जब 2 साल कोरोना का रहा, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के लिए हर भरकस प्रयास किया और अभी भी अपनी बात के ऊपर अडिग हैं। 2 साल कोरोना का समय रहा, उसके बाद भी किसानों के लिए अपना सर्वोच्च देने की कोशिश करी और अभी भी उसको देने के लिए हम भारतीय जनता पार्टी तैयार है। किसान अन्नदाता है, किसान को मान सम्मान और अपने सब कुछ देना चाहते हैं। अगर किसान ना हो तो कोई सृष्टि के ऊपर कैसे रहेगा? ये बात हम नहीं समझते क्या? भारतीय जनता पार्टी ने एमएसपी का देखो मूल्य बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? अभी गन्ने का रेट बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? आप मुजफ्फरनगर में रहते हैं, आप देखो किसानों को पहले मैं जवाब दूंगा, कितना गन्ने का रेट बढ़ाया आपने? मैं जवाब दूंगा सारा का सारा। कितना मतलब एक तरफ आप लागत बढ़ाते जा रहे हो, ऊपर से आप कह रहे गन्ने का आपने रेट बढ़ा दिया, कुछ एहसान कर दिया हमारे ऊपर, किसानों के ऊपर एहसान कर दिया। एक तरफ आप बता रहे, दूसरी तरफ आप उनको पाकिस्तानी खालिस्तानी बता रहे। और आप कितनी खरीदारी हो रही है? चलिए मलिक साहब, रफीक जी से भी नहीं चौधरी साहब, ये झूठी बयानबाजी नहीं चलेगी, ये झूठी बयानबाजी नहीं चलेगी। बता दो 2014 से पहले गन्ने का कितना बकाया होता था और अब कितना बकाया है? आप जब सरकार में। चलिए मलिक साहब, रफीक जी जम्मू कश्मीर में है हमारे साथ, उनसे भी प्रतिक्रिया लिए लेते हैं। जी रफीक जी। देखिए, मैं जम्मू कश्मीर की बात करूंगा कि जम्मू कश्मीर में अगर पीस देखने को मिल रहा है वो नरेंद्र मोदी जी का देन है। यहाँ 70 साल हमने बहुत कब्रिस्तान भरे हैं। जो यहाँ के रीजनल पार्टी है उनको लोकसभा में दोनों फॉर्मर चीफ मिनिस्टर को करारा जवाब लोगों ने दिया, इस बार भी असेंबली में भी देंगे। तो आपने देखा कि लोकसभा इलेक्शन जो हुआ, सब 30 साल के बाद सबसे ज्यादा परसेंटेज जो देखने को मिली वो ये 2024 वाला जो लोकसभा का इलेक्शन था। रफीक जी 317 तब्दीली के बाद ये पहला चुनाव है, क्या बीजेपी पूर्ण बहुमत से आएगी? 370 के बाद हमने लोकसभा इलेक्शन भी लड़ा और सबसे ज्यादा परसेंटेज और त्योहार मनाए लोगों ने। उस तरीके से वोट डालने निकले लोग, जोक दर जोक निकले। और असेंबली में मुझे उम्मीद है कि 70% क्रॉस हो जाएगा और शौक से लोग निकलेंगे। और मोदी जी की जो योजना है जो आम गरीब तक पहुंची, आज यहाँ पे सबसे बड़ी बात यही है कि आज यहाँ पे अमन है, शांति है, डेवलपमेंट है, विकास हो रहा है, रोड कनेक्टिविटी हो रही है, तो लोगों के घर तक बिजली पानी पहुंच रहा है।
3 टायर सिस्टम जो जम्मू कश्मीर में मोदी जी ने यहाँ पे लॉन्च किया है, उसके द्वारा गली कोचों में इतना डेवलपमेंट हो रहा है, आज हर कश्मीरी खुश है। और सबसे बड़ी बात है जो यहाँ पे शांति है, और जिसके जेब में गोल्डन कार्ड है वो भारतीय जनता पार्टी को प्यार करता है, क्योंकि उनके घर में इलाज के लिए 10 रुपए नहीं हुआ करते थे। ठीक है अरुणेश यादव जी जी जी। हाँ, जम्मू कश्मीर से जो जुड़े हुए हैं बीजेपी के नेता, वो तो कह रहे हैं कि सरकार बनेगी, बहुत मजबूती के साथ सरकार बनेगी, और कांग्रेस को कोई है ही मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी और सलमान खुर्शीद साहब दिल्ली से कश्मीर आते हैं गठबंधन के लिए। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस इतना तेज था, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस में इतना दम है, तो वो अकेले दम पे क्यों नहीं लड़ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के डर के कारण वो दिल्ली से गठबंधन करने आते हैं। जवाब तो ले लीजिए जरा जी अरुणेश यादव। जी मैं एक एक करके इनकी सारी बातों का जवाब दूंगा। पहली बात तो बानी साहब कि आपकी इतनी प्रचंड बहुमत की सरकार आ रही है कि आपने कश्मीर में अभी लोकसभा चुनाव में अपना प्रत्याशी नहीं खड़ा किया साहब, दोनों में से दोनों सीटों पे। अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो मुझे सख्त कीजिएगा। दूसरी बात, उसमें तो हमारा वही 2 खानदानी राज्यों को रोकना था, इसलिए हमने कैंडिडेट नहीं उतारा यहाँ पे। बात पूरी होने दो। दूसरा, हमने 2 खानदानी राजदान को रुका है, बस इसीलिए हमने कैंडिडेट नहीं उतारा। फॉरवर्ड चीफ मिनिस्टर 2 हमारे टारगेट थे। बीच में हल्ला मत काटो, बीच में शोर मत मचाओ बानी साहब, नहीं तो मैं फिर आपको आगे नहीं बोलने दूंगा। अब दूसरा, इतने शिष्टाचारी और इतने अकेले लड़ने वाले हैं कि महबूबा मुफ्ती जी के साथ इन्होंने सरकार बनाई। कम से कम दूसरों के घर पे पत्थर फेंकने से पहले ये तो देख लो कि साहब आपके खुद के घर जो है वो शीशों के हैं। और तीसरी बात, जो आप प्रचंड बहुमत और अमन शांति कह रहे हो, विकास कह रहे हो, वो बीजेपी के नेताओं का घर का जरूर पत्थर की बात कर रहे हैं आप। विकास नहीं हुआ। और इतनी अमन शांति थी तो साहब 5 साल से आपने जो है चुनाव क्यों नहीं करवाया? 5 साल आपको क्यों लग गए चुनाव करवाने में? क्योंकि अधिकतम राष्ट्रपति शासन की जो समय सीमा है वो 5 साल ही होती है। 5 साल से ज्यादा आप राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकते। कुलदीप मलिक कुछ कहना चाह रहे हैं। कुलदीप मलिक बोलिए। जी देखिए, हालात को देखना था जब हालात ठीक नहीं था। नहीं, रुक जाओ रफीक साहब, जरा हमारी भी सुन लो। हम मुजफ्फरनगर से जुड़ रहे हैं, हमारी भी सुन लो। किसानों की बात हो रही, और मैं तो यहाँ रफीक साहब से एक बात कहना चाह रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी भाई हिंदूवादी पार्टी, इसमें तो कोई शक नहीं। रफीक साहब, हिंदूवादी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। जरा संजय गौतम जी मेरी बात का जवाब दे। देश भगत पार्टी है, हिंदूवादी पार्टी नहीं, देश भगत पार्टी है। हमारा मिशन है फर्स्ट नेशन, सेकंड पार्टी, थर्ड सेल्फ। नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट, सेल्फ लास्ट। नेशन फर्स्ट। मलिक साहब बोलिए। मलिक साहब शायद आवाज कट रही है, मलिक साहब की आवाज नहीं आ पा रही है। हम अभी थोड़ी देर बाद मलिक साहब से जुड़ते हैं। गौतम जी, जब तक यहाँ पे पीस नहीं होता तो ये कहाँ से मुमकिन था इलेक्शन करना? हमने पहले पीस मेंटेन किया, उसके बाद सुकून से परसेंटेज इतनी बड़ी है 30 साल के बाद, जब हम यहाँ पे यहाँ शांति की जरूरत थी। जब हमको भी लगा, मैं डिलिमिटेशन ये मतलब अपना पीसीआई की टीम डेलीगेशन जो यहाँ आई, उसमें मैं भी एक भारतीय जनता पार्टी के और एक मेंबर था, तो मैंने ठोक के बोला कि इलेक्शन की जरूरत है, इलेक्टेड गवर्नमेंट की जरूरत है यहाँ पे। आज अमन है, आज शांति है, इलेक्शन कराइए। हमने सपोर्ट किया उसको। अगर हमारे गृह मंत्री, हमारी सरकार है केंद्र में, अगर हम बोलते हैं कि हालात ठीक नहीं है पीसीआई, तो ये सुप्रीम कोर्ट भी उसका कुछ मना नहीं कर सकता था। रफीक साहब थोड़ा इंतजार करिए। अब अरुणेश यादव जी से एक प्रतिक्रिया लिए लेते हैं। अरुणेश यादव कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। जी, मैं ये कह रहा हूँ रफीक साहब से कि रफीक साहब, अगर आप इतने ही आश्वस्त थे और आपने इतना बढ़िया वहां जम्मू कश्मीर में काम किया था, तो आपको 5 साल क्यों लग गए? और दूसरी बात, हमें ये बताइए कि 2 दर्जन से ज्यादा आतंकवादी घटनाएं पिछले 2 महीने में हुई है, और 20 से ज्यादा हमारे जवान शहीद हुए और 30 से ज्यादा सिविलियन शहीद हुए हैं। तो आपका वहां पे लॉ एंड ऑर्डर साहब क्या कर रहा है? मेरे सिर्फ ये 2 छोटे से सवाल है। जी रफीक साहब जवाब देंगे? जवाब
देखिए सबसे पहले अगर इस असेंबली इलेक्शन में देरी लगी उसका एक ही कारण है, यहाँ पे हालात ठीक नहीं थे। पहले हमने पीस को मेंटेन किया, इसी कारण इसको थोड़ा डिले हो गया। नहीं तो हम भी इलेक्टेड गवर्नमेंट चाहते हैं, हर कोई इलेक्टेड सरकार चाहते हैं, लेकिन एलजी के द्वारा भी उसने हमारे बीजेपी को कोई फेवर नहीं किया। उसने जितने भी पीआरआई बने, चाहे यूएलबी इलेक्शन हो चाहे पंचायत इलेक्शन हो, उनके साथ वो बैठ के डेवलपमेंट विकास के ऊपर बात रखता था, लेकिन उससे हमारा कोई फर्क नहीं, हमारे डायरेक्टली कोई बेनिफिट एलजी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हुआ। हम भी चाहते थे इलेक्शन, बट यहाँ हालत ठीक नहीं थे, उस कारण डिले हो गया। तो ये एक रीजन है कि इलेक्शन डिले क्यों हो गया। नंबर 2, महबूबा मुफ्ती जी के साथ मुफ्ती साहब के साथ हमने सरकार क्यों बनाई, क्योंकि ये उनके। रफीक साहब इंतजार करिए, कुलदीप मलिक कुछ कहना चाह रहे थे, अब आपकी आवाज बंद हो गई थी, बोलिए। जी विपिन जी, बस मैं तो जो मेरे आदरणीय साथी है आदरणीय रफीक जी से एक ही क्वेश्चन कर रहा, हमने उसके साथ कोऑर्डिनेशन किया था। इंतजार करिए, रुकिए रफीक साहब रुकिए, धैर्य रखिए। रफीक जी जरा शांत हो जाओ। मैं तो पहले भी कहा जम्मू कश्मीर के लोग तो बड़े ठंडे हो, ज्यादा जो है गुस्सा ना करो। मैं रफीक जी से एक क्वेश्चन कर रहा, एक तो जब बात मिल गया कि भारतीय जनता पार्टी है। रफीक जी जरा शांत हो जाओ, हमारी भी सुन लो जरा, हमारी भी सुन। हाँ सुनाओ चाह रहा है, एक तो मुझे नहीं, एक तो रफीक जी से मुझे एक क्वेश्चन का जवाब मिल गया कि भारतीय जनता पार्टी हिंदूवादी पार्टी नहीं है, राष्ट्रवादी पार्टी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वाले ढंडोरा पीटे हैं कि हम हिंदूवादी पार्टी है। दूसरा क्वेश्चन मेरा रफीक जी से ये है कि अगर आपकी सरकार जम्मू कश्मीर में बन गई, चलो हम भी भगवान से, अल्लाह से, वाहिगुरु से ये दुआ करें कि आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार बने। अगर आपकी सरकार बनती है तो जो हिंदू घाटी से भगाए गए, क्या वे सारे के सारे हिंदू वापस घाटी में बसाए जाएंगे? आपका ये भी वादा था, और खास तौर से आप भी, जैसा ये गौतम जी आप भी सुन लो, आपने वादा करा था कि आपकी अगर सरकार बनी केंद्र में तो सारे के सारे पंडित जी तो घाटी से भगाए गए थे दंगे के दौरान, वे वापस जाएंगे। आप कश्मीरी पंडितों का जिक्र कर रहे हैं, आप कश्मीरी पंडितों का जिक्र कर रहे हैं, जवाब गौतम जी देंगे। हाँ, इसका जवाब गौतम जी देंगे। हम कमिटेड है। अच्छा गौतम जी, रफीक जी रुकिए, गौतम जी देंगे इसका जवाब। देखो, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है और हिंदू होना कोई गुनाह नहीं है। जिस तरीके से आरोप लगाया जा रहा है कि हिंदूवादी पार्टी है, हिंदू होना कोई क्या गुनाह है, कोई पाप है? हाँ, हम हिंदू हैं। नहीं तो फिर आप हिंदूवादी क्यों नहीं बोलते? आप बोलो कि हम हिंदूवादी है। आप नहीं, आप बोलो हम हिंदूवादी है। आप बोलो कि हिंदू राष्ट्र ऊपर है। आप बताओ, आप ये बताओ कि राष्ट्र सर्वोपरि है या हिंदू सर्वोपरि है? आप बताइए ना मुझे। अरे हिंदू करके पूरे राष्ट्र को आप ठगने का काम कर रहे, पूरे राष्ट्र को बर्बाद करने का आप काम कर रहे। मलिक साहब धैर्य रखिए, मलिक साहब धैर्य रखिए, जवाब लीजिए। भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक पार्टी है, राजनीतिक पार्टी कैसे धार्मिक पार्टी होगी? धार्मिक अलग विषय है, राजनीतिक अलग विषय है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तीसरी बार हमारा प्रधानमंत्री चुन के आया है। तो भारतीय जनता पार्टी एक सभ्य राजनीतिक पार्टी है, जिम्मेदार पार्टी है। गौतम जी सवाल ये है कि जो कश्मीरी पंडित पहले वापस आ गए थे, क्या अगर आपकी पार्टी चुनाव जीत जाती है तो क्या कश्मीरी पंडित वहां पर दोबारा जाएंगे, दोबारा बसेंगे, अपनी जिंदगी गुजर बसर बढ़िया तरीके से कर पाएंगे? सवाल ये है। उसके लिए हम वचनबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं। 1952 में जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने प्राण दिए थे, वो शहीद हुए थे, बलिदान दिया था उन्होंने अपना, तब उन्होंने कहा था मैं इस देश में, एक देश में दो विधान दो निशान नहीं चलने दूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने 5 अगस्त 2019 को उस बीमारी को उसको खत्म किया और हम उसके लिए वचनबद्ध हैं कि कश्मीर में से भगाए गए प्रत्येक हिंदू को वापिस लाकर उसका मान सम्मान दिलाएंगे और उनको रहने के लिए वही स्थान देंगे जैसे पूरे भारत के अंदर वो यहाँ पर रहता है, उसी तरीके से रहेगा। आप ये पूछो, यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, क्या ये 370 वापिस लाएंगे? नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है वो अमन जवाब तो आने चौधरी साहब एक क्वेश्चन और ये पूछ लो। चौधरी ज्यादा जवाब दो। आप तो के साथ सरकार बना रहे हो, सरकार चला रहे हो और हमने गौतम जी
अरे सुन लो 370 को अपने सुनेंगे नहीं गौतम साहब कतई बिल्कुल फायर ब्रांड हो रखे हैं यार। गौतम जी जवाब लीजिए, जवाब गौतम जी। एक मिनट हमारी बात सुन लो। खुद तो महबूबा मुफ्ती के साथ मिलके सरकार बनाते हो, सरकार चलाते हो और हमें सदाचार का ज्ञान बांटते हो। तो पहले आप अपने दामन को पाक साफ कर लीजिए। पहले जो आपकी सत्ता को लेके जो आपके अंदर लालच है, जो लोलुपता है, यूसीसी पे क्यों यूटर्न पड़ेगी। गौतम जी जवाब लीजिए। गौतम जी आप बोलिए सुनेंगे नहीं। हाँ रमेश साहब बोलिए रमेश साहब बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि यूसीसी पे यूटर्न ले लिया क्योंकि नायडू जी ने उधर से कान पकड़ लिए, वक्फ बोर्ड पे यूटर्न ले लिया क्योंकि नायडू जी ने उधर से कान पकड़ लिए और हमें सदाचार का ज्ञान बांट रहे हैं आप। पहले आप अपना कुनबा संभालिए, पहले अपना घर संभालिए, आप पहले अपनी नीतियां संभालिए, उसके बाद जो है विपक्ष को आप ज्ञान बांटने का। एक सेकंड विपिन जी, पहले अपना स्टैंड तो क्लियर कीजिए कि आखिर आपको करना क्या है। चलिए चर्चाएं ऐसे ही जारी रहेंगी। अब टाइम हमें बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा आगे बढ़ने के लिए, माफी चाहेंगे। दूसरी चर्चा में फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।